मामले, थाईलैंड में लगेगी प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। देश में एक बार फिर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में तेजी जारी है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर नाम आता है केरल का। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। राज्य में बुधवार को 3 महीने के बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 19% हो गई है। केरल में शनिवार को 17,106, रविवार को 10,402, सोमवार को 13,383 और मंगलवार को 24,296 कोरोना केस की पुष्टि हुई। पिछली बार केरल में 20 मई को एक दिन में संक्रमण के मामले 30,000 के पार चले गए थे और उस दिन 30,491 नए कोविड रोगियों का पता चला था। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए सघन स्क्रीनिंग कार्यक्रम की घोषणा की, यानी कि बड़ी तेजी से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि ओणम त्योहार के बाद राज्य में जांच के मामलों में संक्रमण दर 20% से अधिक हो सकती है और संक्रमण के मामले भी बढ़ेंगे। ये स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही कह दिया था। केरल में बकरा ईद के त्योहार पर 27 जुलाई से कोरोना के 15,000 के आसपास या उससे अधिक नए मामले सामने आए हैं। बकरा ईद के दौरान सरकार ने कुछ दिनों के लिए कोविड संबंधी रियायतों में छूट दी थी। इसके बाद भी कोरोना के मामले बड़ी तेजी से केरल राज्य में आगे बढ़े हैं और जिसके बाद लगातार राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके, क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। पहली mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रही पुणे स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेवा को फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। कंपनी ने अपनी वैक्सीन का पहला चरण पूरा कर लिया और कमेटी ने वैक्सीन के पहले चरण के अंतरिम नतीजों के एक डेटा की समीक्षा की और पाया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक है, जिसके बाद दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी गई है। वैक्सीन का दूसरे चरण का ट्रायल लगभग 10 से 15 जगहों पर किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में ये ट्रायल 22 से 27 जगहों पर किया जाएगा। आपको बता दें कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अब पहले के बाद दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल होगा। वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिलने पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने ये भारत और दुनिया के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इसको मंजूरी मिलने के बाद ये वैक्सीनेशन के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर में बेचे जाने वाली वैक्सीन का 60% हिस्सा सिर्फ भारत में तैयार किया जाता है। भारत का फार्मा सेक्टर करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए का है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है और भारत में अभी फाइजर बायोटेक के अलावा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब जितनी तेजी से वैक्सीन को मंजूरी मिल रही है, उतनी तेजी से भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आने वाली लहरों से भी भारत इसी तरह डटकर लड़ाई लड़ेगा। मोदी कैबिनेट ने अब किसानों को थोड़ी राहत देने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी FRP मूल्य को 5 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2021 और 2022 के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस फैसले से किसान गन्ना उत्पादकों को गन्ने की गारंटी युक्त कीमत प्राप्त होगी और किसान गन्ने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि इससे चीनी कारखानों का प्रचलन सुप्रभावित तरीके से जारी रहेगा और ये भी सुनिश्चित होगा कि देश में चीनी का उत्पादन न सिर्फ मांग बल्कि निर्यात की पूर्ति के लिए भी उपलब्ध रहे। इस फैसले से देश भर में लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सरकार इसी तरह आगे किसानों के लिए कार्य करती रहेगी ताकि वो अपना जीवन यापन बड़े अच्छे से कर सके। सरकार के सेंटर फॉर कोविड-19 सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन CCSA ने देश में गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने का आह्वान किया है। थाईलैंड में अब गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा, ऐसी सिफारिश की गई है। गर्भवती महिलाओं के शरीर के आकार में बदलाव के कारण दूसरों की तुलना में संक्रमण के बाद मरने की संभावना 2.5 गुना ज्यादा होती है, जिससे सांस लेना अधिक कठिन हो जाता है। थाईलैंड ने चीन के सिनोविक वैक्सीन के संयोजन के साथ 6.6 मिलियन से अधिक की अपनी कुल आबादी का लगभग 9.7% पूरी तरह से टीकाकरण किया है, और वो भी एस्ट्राजेनेका शॉट्स के साथ। फाइजर वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को और चिकित्सा कर्मियों के लिए बूस्टर के रूप में पेश किया जा रहा है, जिन्हें पहले सिनोविक के 2 शॉट मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में 2327 गर्भवती महिलाओं को संक्रमित हुई थी, जिनमें से 22 को एक वैक्सीन की खुराक मिल चुकी थी। जो महिलाएं कम से कम 3 महीने की गर्भवती हैं, वो किसी भी टीके से सुरक्षित रूप से टीका लगवा सकती हैं। इससे उसकी खुद की और उसके बच्चे की सुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा सरकार का कहना है। यानी कि अब थाईलैंड में गर्भवती महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं। CCSA के सहायक प्रवक्ता ने कहा है कि सेंटर फॉर कोविड-19 सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक उप समिति कुछ लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार 1 महीने में 15 मिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम देश भर में नए संक्रमण में जारी गिरावट से प्रेरित होकर लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को थाईलैंड ने 18,417 नए मामले दर्ज किए हैं और पिछले हफ्ते ही नए मामलों की संख्या में हर दिन 20,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि नए संक्रमणों की संख्या आमतौर पर घट रही है और वास्तव में कुछ प्रांतों में दर बढ़ रही है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में। संचालित कोविड-19 रोगियों द्वारा जिन्होंने अपने गृह नगर में उपचार प्राप्त करने का विकल्प चुना था, डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने इस संक्रमण को तेजी से आगे बढ़ाया है। अगले महीने से साल के अंत तक राष्ट्रीय टीकाकरण लक्ष्य के संबंध में सरकार प्रति माह लगभग 15 मिलियन खुराक देने के लिए काम कर रही है, जो मूल लक्ष्य के लिए प्रति माह 10 मिलियन खुराक से अधिक है। इस महीने सरकार सिनोविक वैक्सीन की 6.5 मिलियन खुराक, एस्ट्राजेनेका से 5.8 मिलियन खुराक, फाइजर से 1.5 मिलियन खुराक और सिनोफार्म से 1 मिलियन खुराक खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि सरकार सितंबर में 1.5 करोड़ खुराक और अक्टूबर में 17 मिलियन खुराक खरीदेगी, जिससे कि वैक्सीन के रोल आउट को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और थाईलैंड में बढ़ते कोविड के संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान सरकार चलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए प्रांतों में गवर्नर की तैनाती के साथ ही अलग अलग विभाग बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का कैदी देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तालिबान ने अब्दुल कयूम जाकिर पर भरोसा किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी के फरार होने के बाद राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले घुसने वाले आतंकियों में अब्दुल कयूम जाकिर ही शामिल था। इनाम के रूप में अब अब्दुल कयूम को तालिबान ने इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से देश में अराजकता का माहौल है। हजारों लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं और इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ा एक्शन लिया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को अब सहायता देने से मना कर दिया है। जी हाँ, विश्व बैंक ने यह फैसला किया है कि वो अब किसी भी तरीके की आर्थिक मदद अफगानिस्तान को नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में सहायता देने पर रोक लगा दी है और हम स्थिति की बारीकी से निगरानी और आंकलन कर रहे हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार साल 2002 से अब तक अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर की सहायता राशि दी गई है, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश में वित्तीय संकट काफी बढ़ गया है। इसी बीच चीन ने यह भी संकेत दिया कि वो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यानी हाँ, अब चीन ने ऐलान किया है कि चीन अब तालिबान को वित्तीय सहायता देगा और साथ ही विभिन्न देशों द्वारा वित्तीय मदद रोके जाने के बीच चीन ने कहा कि वे युद्धग्रस्त देश की मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा है और वो सकारात्मक भूमिका निभाएगा। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों के जुटने और देश छोड़ने की कोशिशों से तालिबान की काफी किरकिरी हो रही है। तो अब तालिबान ने अपने ही नागरिकों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान की तरफ से ये बयान सामने आया है कि सिर्फ विदेशियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई है, किसी भी अफगानी नागरिक को देश छोड़ने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि देश में तो हालात सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, काफ़ी अराजकता का माहौल बन रहा है और इससे अफगानिस्तान की किरकिरी पूरे विश्व में हो रही है। इसलिए यहाँ के नागरिकों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। न्यूज़ 4 पार्ट 3। इसी बीच अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए दुनिया के 7 देशों ने कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका की वर्चुअल बैठक हो रही है। इनमें से जर्मनी और कनाडा सीधे तौर पर तालिबानी शासन के खिलाफ है। सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बयान देते हुए यही कहा कि वो तालिबान के लोग आतंकवादी हैं और दुनिया को इस संगठन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और प्रतिबंध को लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पहला फतवा जारी किया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और इसे सभी समाज की बुराइयों की जड़ बताया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, निजी संस्थानों के मालिकों और तालिबान पदाधिकारियों के बीच की बैठक के बाद ये फैसला किया गया है और ये भी कहा गया है कि लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी महिला अध्यापिका की होगी और लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पुरुष अध्यापक की होगी। यानी कि महिला अध्यापक लड़कों को नहीं पढ़ाएगी और पुरुष अध्यापक लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इससे समाज में एक अलग छवि बनती है, ये समाज को खराब करता है। इसीलिए अब तालिबान ने पहला फतवा भी जारी कर दिया है। तालिबान देश में लगातार एक के बाद एक ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे अफगानिस्तान का माहौल खराब हो रहा है। कुछ देश मदद करने को आगे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर देशों ने दूरी बना ली है, लेकिन इसके बाद आगे अफगानिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है ये देखने वाली बात है। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज़ के साथ।